नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज। पिछले दिनों जिस तरीके से मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर स्पेशल विजिलेंस यूनिट का छापा पड़ा, उनके कार्यालय पे भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर छापे पड़े हैं, उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिस तरीके से पिछले दिनों मगध विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके यहाँ छापा पड़ा है, उसको आप कैसे देखते देखिए, हैं? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है। कोई भी वाइस चांसलर हो, प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर हो, वाइस चांसलर के कंडक्ट ऐसे होने चाहिए कि उनको यूनिवर्सिटी में लोग फॉलो करें और वो रोल मॉडल होने चाहिए जिसकी इज्जत वहाँ के स्टाफ भी करे, स्टूडेंट भी करे। हम लोग भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कभी ऐसा नहीं था कि वाइस चांसलर पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अगर स्टूडेंट को प्रिंसिपल से काम है तो तुरंत जाके बोलता था हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, हमारे लिए ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है। ये सब प्रिंसिपल वाइस चांसलर का काम होता है, शिक्षा का स्तर कैसे सुधारें। और बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के यहाँ रेड होता है और करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। अभी तक तो मुझे लगता है कि बिहार में एक बार में पकड़ी हुई ये सबसे अधिक राशि है और उसके बावजूद भी आज वाइस चांसलर अपने पद पर बने हुए हैं। और स्पेशल विजिलेंस की टीम जो जांच करने गई, अभी मैं देख रहा था आज एक न्यूज़पेपर में निकला है कि जब स्पेशल विजिलेंस जांच की टीम गई, इनके यहाँ रेड हुआ, करोड़ों का पकड़ा गया, पेपर बरामद हुए ज़मीन के। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लेटर जारी किया कि मेरे आदेश के बिना कोई भी फाइल किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाए। ये तो चोरी और सीनाजोरी वाली बात है। इसीलिए एक काम तो देखिए अच्छा हुआ है, ये काम बिना सरकार और बिना राजभवन का नहीं हुआ है। तो मैं मानता हूं कि राजभवन और बिहार सरकार ने अच्छा काम किया ये जांच करा करके। लेकिन मेरा आगे मानना है कि जिस पर जांच हो रहा है, करोड़ों का बरामद हुआ है, तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था, हटा देना चाहिए था। नहीं तो वो व्यक्ति जांच को प्रभावित करेगा और जांच को प्रभावित करेगा, इसका तो इसकी वानगी दिख रही है। सर, आपको तो क्या लगता है कि जैसे डीएमएसपी के यहाँ जो छापे पड़ते हैं तो उनको तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, लेकिन इन ये अभी तक बने हुए हैं, तो क्या ऊपर तक से कुछ है डीएमएसपी क्या? क्या ही छापे की बात नहीं। आप देखिए, महाराष्ट्र में एक मंत्री जो आ गए थे इस नेट में, उनको रिजाइन करना पड़ा। नहीं तो वो स्वाभाविक था, जो गृह मंत्री महाराष्ट्र के थे। इस तरह डीएम और एसपी हो चाहे कोई भी अधिकारी, जैसे बालू वाले में देखा आपने, इसी सरकार ने जैसे ही कंप्लेन आया, तो ये अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने अच्छा काम किया कि जांच के आदेश दिए। बालू वाले में भी दिया तो तुरंत उन लोगों को सस्पेंड किया गया, वहाँ से हटाया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो भी हो। लेकिन मैं फिर मांग करता हूँ सरकार से और राजभवन से भी कि तत्काल प्रभाव से वीसी को हटाया जाए, क्योंकि सरस्वती के माँ सरस्वती के मंदिर में ये लक्ष्मी की उगाही होने लगे तो फिर पढ़ाई का स्तर क्या होगा, पढ़ाई को कौन बचाएगा। और मैं तो आगे इससे बढ़ के कहता हूँ कि एक जगह नहीं, पहले भी आप देखिए, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो छपरा में है, ये सब विजिलेंस के नेट में आ चुके हैं। तो दीमक के घर में जब लग जाता है तो पूरे दीमक की सफाई करने के लिए पूरे घर को सफाई करनी पड़ती है, घर की। तो मैं तो बिहार सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार का एक कदम अच्छा है, लेकिन इससे आगे बढ़ के जो जो इस नेट में है सबके यहाँ एक साथ छापे मरे, किसी को छापे मारे जाए और इसको पूरी तरह से इसकी सफाई हो। देखिए, हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी जो है थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है और उसमें ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे क्या लगता है? और गर्त में जा रही है? मैं नहीं मानता कि थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। आज हालात ये है कि हेडमास्टर, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर ये सब ठेकेदारी का काम ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, पढ़ाई का काम नहीं कर रहे हैं। और ये बड़े आश्चर्य और दुखद बात तो ये है कि एक वाइस चांसलर करप्शन में फंसता है, वो छुट्टी पर भेज दिया जाता है, दूसरे को प्रभार दिया जाता है, उससे बड़ा करप्शन में फंस जाता है। और ये बिहार की हालत तो ये है कि क्या बिहार में इंटेलेक्चुअल्स प्रोफेसर की कमी हो गई है, वाइस चांसलर पद पर रहने वालों की कमी हो गई है। एक एक वाइस चांसलर तीन तीन यूनिवर्सिटी के प्रभार में है, ऑलरेडी वो विजिलेंस के नेट में पहले आ चुके हैं। तो मैं तो मांग करता हूँ नीतीश कुमार जी से कि आप, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकना इस सरकार का काम है और आपने जब शुरुआत की है तो विजिलेंस टीम को स्पेशल पावर होनी चाहिए
और फाइल मांग जो जो चोरी कर रहा वही कर रहा, हम फाइल नहीं देंगे, उसकी अनुमति से कोई फाइल दी जाएगी तब तो बेचारे चोरी को छुपा लेगा। आज भी वो व्यक्ति बैठा हुआ डिसीजन ले रहा है। तो मैं मानता हूं, मैं मांग कर रहा हूं बिहार सरकार से कि अविलंब ऐसे लोगों को हटाया जाए और शिक्षा को बचाना है, शिक्षा के स्तर को सही करना है। तो सभी जगह जो जो इस नेट में है, जिनकी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और आप लोगों को भी पता है, सरकार को भी पता है, बहुत सारे विधायक लोग भी शिकायतें भेजे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, चाहे वो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, या आपके कोई अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। वहाँ आपने को मालूम है कि 4-5 यूनिवर्सिटी, जिसमें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इन लोगों के वाइस चांसलर को समय रहते पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी उनको रिजाइन करना पड़ा है इसी भ्रष्टाचार के आरोप में। और अभी वीर कुंवर सिंह के जो वाइस चांसलर है, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको लीव पर क्यों भेजा गया, उनको क्यों नहीं हटाया गया? ये पावर तो सरकार के पास है। सर, तो इतना बड़ा घोटाला हो गया फिर भी वो पद पे बने, क्या तार ऊपर से नीचे देखिए, से मैं ऊपर तक मानता जुड़े हूं हैं कि क्या? अगर सरकार की नीयत और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की नीयत साफ नहीं हो तो इसका कोई विकल्प नहीं है। बिहार को बचाना है तो हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। और मैं मांग करता हूं, मैं तो आग्रह करता हूं माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि जिस तरह से ये मामला छात्रों से जुड़ा है, बिहार के छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से सुओ मोटो संज्ञान लिया गया जो आपका केस हुआ है एडीजी का, उसी तरह इसका भी सुओ मोटो संज्ञान लेकर के हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जांच करने वाले जांच के घेरे में फिर आ जाए। ये भी होता है, आप देखिए कि जांच अथॉरिटी होती है, जांच करने वाले जांच के घेरे में आ जाते हैं, जैसे मुंबई में जो कांड चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि अगर सही में शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना है, और शिक्षा मंत्री जी अच्छी बात है कि बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री जी को तो सारी जानकारी होगी। बिहार सरकार के पास तो सारी विजिलेंस की टीम है, सारी इन्फॉर्मेशन है, बिहार सरकार के जो इंटेलिजेंस विभाग है वो सब इन्फॉर्मेशन देता होगा। तो मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि ये आपका कदम अच्छा है और इसको आगे बढ़ करके खासकर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट ले लीजिए कि करप्शन शिक्षा से हम दूर कर देंगे। और शिक्षा में पढ़ाई का, देखिए जहाँ करप्शन होगा वहाँ पढ़ाई की फिर बात नहीं कर सकते हैं। जब वीसी ही चोरी कर रहा हो तो दूसरे को कोई इंस्ट्रक्शन देगा टीचर को कि आप क्लास में जाइए पढ़ाइए, और शिक्षा व्यवस्था पर क्या ध्यान होगा? हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग को नहीं मालूम है कि हमारा कोई भी वाइस चांसलर हो या प्रिंसिपल हो, उसको ये पता रहता था कि पेपर कहाँ से छप करके आएगा, स्याही कहाँ से आएगी, कॉपी कहाँ से आएगी, ये खबर नहीं रहती थी। आज ये जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और बिहार को अगर सुधारना है तो ये कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, कृषि कानून अभी प्रधानमंत्री ने वापस लिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या चुनावी एजेंडा है क्या, या फिर किसानों के हित में लिया गया है वापस? देखिए, कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, और जब ये बात है तो किसानों के हित में, अन्नदाता के हित में कृषि कानून जो मांग हो रहा था, किसानों की मांग थी और बाकी अपोजिशन पार्टियों की मांग थी, और आप देखिए भाजपा में भी कुछ लोगों की मांग हो गई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े आदर के साथ, उनका आदर करते हुए इसको वापस ले लिया। अब सवाल उठता है कि आंदोलन क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? मैं मानता हूं कि आपकी मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाए, वो इंतजार कर रहे हैं पार्लियामेंट का। तो जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कैबिनेट में डिसीजन होना है तो पार्लियामेंट में भी आ जाएगा, वापस हो जाएगा। अब रही आगे बात एमएसपी वगैरह की जो वो मांग कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ देखिए इसमें एमएसपी सरकार का काम है, बिहार सरकार हो, यूपी सरकार हो, राज्य सरकारों का काम है। अभी देखिए उसी एमएसपी पर पंजाब में और हरियाणा में तो पूरी खरीद होती है। अगर यही एक बना दिया जाए कि एमएसपी पे वो प्रदेश उतना खरीद ले जितना उस प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपको मालूम है कि जो बिहार की अगर हम बात ले लें, चाहे यूपी की ही बात ले लें, तो उतनी भी खरीद नहीं होती है जितना हम गरीबों के लिए अनाज 2 रुपया देते हैं, 3 रुपया देते हैं, इस तरह का करके कम से कम उतना तो स्टॉक हमारे पास जमा होना चाहिए। बिहार सरकार खरीद कर ले तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बन जाएगा। अब आपका पास क्या होता है कि बिहार में, यूपी में जब हमारे यहाँ धान का पैदावार होता है, गेहूं का पैदावार होता है, खरीदना है 60 लाख मेट्रिक टन, खरीदाता है 20 लाख मेट्रिक टन, 25 लाख मेट्रिक टन, और बांटने के लिए चाहिए 40 लाख मेट्रिक टन, तो अंत में तो बाहर से लाना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि कृषि कानून में जो डिसीजन प्रधानमंत्री ने लिया है
वो सही है। और राज्य सरकारें मिल करके कोऑर्डिनेट करें। जो एमएसपी का मामला है कि एमएसपी पे किसानों का धान अगर लिया जाए तो किसान की रीढ़ मजबूत होगी। किसान पैदा करता है, इतना खर्चा करता है, और आने वाले समय में क्या होता है, एफसीआई नहीं खरीद पाती है, क्योंकि एफसीआई में तभी पहुंचेगा ना जब राज्य सरकार की इच्छा शक्ति होगी। और यहाँ पे एफसीआई खरीद भी नहीं रही है, खरीदने में भी घोटाला होता है। तो इन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि कृषि के लिए जितने भी उपाय करने चाहिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर करने चाहिए। लेकिन विपक्ष ये भी कह रही है कि इतना देर क्यों हुआ वापस लेने में, पहले क्यों नहीं लिया? इतने किसान शहीद हो गए, लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे थे, और अब जब चुनाव आ रहे हैं तब वापस लिए हैं। देखिए, चुनाव तो पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि चुनाव आज ही है। लेकिन इस देश चुनाव में कुछ इस असर देश पड़ा में तो हर 6 महीना पर चुनाव हो रहा है। ये तो भूल जाइए। प्रधानमंत्री जी का एक और योजना है जो उन्होंने कमेटी बनाई थी पार्लियामेंट की, उन्होंने रिपोर्ट भी दे दिया है। इस देश में मैं भी मानता हूँ कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव सारे प्रदेशों में एक साथ होने चाहिए। और ये देर हुई, देर आए दुरुस्त है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ चुनाव अभी आया, चुनाव तो बाद में भी होगा। चुनाव तो पिछले मार्च में भी हुआ था, अप्रैल में भी हुआ था। लेकिन कुछ तो ये असर पड़ा है चुनाव के कानून से को लेकर? इसको हम नहीं सोचते हैं कि किसी कानून से को चुनाव से जोड़ करके देखना चाहिए। ऐसा थोड़े कि इसके बाद चुनाव नहीं आएगा, इसके बाद भी तो चुनाव आएगा। इसके पहले भी 1 साल में तो 3-3 चुनाव हो गए। लेकिन विपक्ष का मुद्दा तो खत्म हो गया ना, विपक्ष के मुद्दे को खत्म तो करके। विपक्ष तो देखिए, विपक्ष होता है, विपक्ष सरकार कुछ भी करेगी उसके खिलाफ उसको बोलना ही है। तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर उनकी रही ये है। मैं भी किसान मांग है नेताओं कि- से अब अपील करूंगा कि ये बात हो गई, अब सकारात्मक बातचीत होना चाहिए सरकार और किसानों के बीच। जो छोटे मोटे मामले हैं बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। किसानों की जो बड़ी मांग थी कि तीनों कृषि कानून उसी फॉर्म में होने चाहिए जो पहले थे, मतलब कृषि कानून वापस हो जाने चाहिए, तो वापस हो गए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर हमारे साथ बेबाकी से बात की और अपनी जो कई मांगे हैं वो सरकार के सामने भी हमारे माध्यम से रखी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एचडी न्यूज़।